नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गणित ज्ञान में पंकज सर। और मैं हूं इस वक्त EMRS लाहौल में एज अ PGT मैथमेटिक्स। और फाइनली एक और वीडियो लेके आपके सामने हूं। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों की तैयारी जो चल रही है Tier 1 के लिए। 14 को आपका एग्जाम है PGT और TGT वालों का। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो रखूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। अगर आप इस वीडियो में रुके हैं तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि इस वक्त सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें और आलतू फालतू की जो वीडियोज़ है वो सर्च करने पे ना जाएं, मोटिवेशन ढूंढने ना जाएं। इस वक्त सिर्फ पढ़ाई करें। आपके पास हार्डली 10 दिन बचे हुए हैं। तो बात करते हैं जनरल पेपर की। तो मैं हमारे टाइम पे 2023 में जब ये EMRS की वैकेंसी आई थी तो PGT मैथमेटिक्स मेरा क्वालिफाई हुआ था। PGT मैथमेटिक्स के टाइम हमको जनरल पेपर कैसा आया था उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि पेपर सेट करने वाले की मेंटालिटी कैसी होती है पेपर सेट करने के टाइम, वो क्या आपसे चाहता है, तो वो क्या चीज़ें दिमाग में रख के क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो कोई बड़ा हाई फाई और बड़ा ही कोई खूंखार किस्म का जनरल पेपर नहीं होगा कि आपको मतलब UPSC लेवल का वहाँ पे पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ सामने वाले को पता होती है। सपोज कंप्यूटर की बात करते हैं तो उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उनको टीचर्स चाहिए। तो एक एजुकेटेड इंसान को कितना सा कंप्यूटर आना चाहिए, तो आपको उतना ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि सर जैसे मैंने कोई कोर्स लिया हुआ है वहाँ पे बड़ा ही ज़्यादा एलाबोरेट करके चीज़ें करवाई जा रही हैं, इतना एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है, तो क्या मैं वो करूँ, कंटिन्यू ना करूँ। देखो, पढ़ाई चीज़ ही ऐसी है कि जितनी करोगे उतनी कम है ना। वो तो अनलिमिटेड ज्ञान है ना, अनलिमिटेड नॉलेज आपके पास अवेलेबल है जो आपको अर्जित करना है। बट कभी ना कभी क्या होता है, अब देखो क्या होता है कि जब टाइम कम है आपके पास, जैसे मैं अभी ही बात करूँ, आपके पास एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। तो देखो एक इस वक्त क्या है कि हार्ड वर्क तो आपने ऑब्वियसली किया होगा पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। थोड़ा सा समझना जरूरी है कि पेपर किस तरह से आ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जनरल पेपर हमारे टाइम पे जब आया था। जैसे आपके टाइम पे 100 मार्क्स का आने वाला है, हमारे टाइम पे जो है वो 50 मार्क्स का आया था। और उसी उसी टाइम हमको, उसी दिन हमको जनरल पेपर और अपना सब्जेक्ट भी करना था। मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर था, उसी में जनरल पेपर था और उसी में अपना सब्जेक्ट था और उसी में क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज थी। तो 50 मार्क्स का हमारा जनरल पेपर था और 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट था। और 10 10 मार्क्स की हमारी हिंदी इंग्लिश, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना था। बाद में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो वो काउंट नहीं होता है। तो आपके केस में क्या है कि जनरल पेपर पूरा मिलाकर जो है वो 100 मार्क्स का है। और उसके बाद फिर 10 10 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज रहेगी जिसको आपने क्वालिफाई करना है। तो देखते हैं पिछला पेपर किस पहले मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि 2023 वाले जनरल पेपर में क्या कैटेगरीज थी, क्या सेक्शंस थी, और 2025 वाले में क्या क्या सेक्शंस रखी गई हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस। ये हमारा पहला पार्ट था उस टाइम पे भी। और इस बार भी आपको 10 क्वेश्चन आने हैं जीके के, और उस टाइम पे भी 10 क्वेश्चन आए थे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि 10 क्वेश्चंस में उन्होंने क्या क्या पार्ट जो है वो कवर करें। जैसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक इज एन। तो ये जो है, जैसे इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने NEP से उठाया, लेकिन करंट अफेयर में डाल के, क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि उस टाइम पे इसका जो है ये सार्थक जो है वो बना था। तो उन्होंने इसको मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वाली चीज़ें ही जो है करंट अफेयर में यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमको। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सेकंड क्वेश्चन है, जोहान गुटनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। तो एक मतलब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया ये, और इसका बाइबल था शायद से आंसर। और इस तरह से थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये भी आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से आया। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर, तो ये भी आपका एक स्टैटिक जीके से आया है। तो इसी हिसाब से, इसी के आसपास जो है वो जनरल अवेयरनेस को रखेंगे। जैसे अभी फिफ्थ क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर से कुछ पूछा इन्होंने 2020 फाइनेंशियल ईयर से। तो
अब मैं इनके आंसर्स बताने पे नहीं जाऊँगा और ना ही इसको सॉल्व कराने पे जाऊँगा, मतलब आप सिर्फ आइडिया लीजिए कि किस तरह से पेपर पूछा गया है। एंड वन मोर थी, मैंने अड्डा 247 से डाउनलोड किया था पेपर। अपना एक्चुअल जब पेपर हुआ था मुझे पता लगा था कि मैं क्वालिफाई कर गया, तो मैंने फाड़ के फेंक दिया पेपर इतनी खुशी में। तो अभी मेरे को ढूंढना पड़ा फिर ऑनलाइन। तो 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का विनर ऑस्ट्रेलिया, और हु वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी, इसका उदय नाथ जाजा था। और 8th का जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये स्टैटिक जीके मान सकते हैं आप। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बाकी के सब्जेक्ट जैसे हो गए वहाँ पे भी ये जा रहे हैं। जैसे एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया 6th क्वेश्चन। फिर 9th क्वेश्चन देखो बायो से उन्होंने लिया गया है। इसका what do we call the process through which bacterial and fungal enzymes degrade, तो यहाँ पे इसका कैटाबॉलिज्म था। और फिर एक NEP का क्वेश्चन आया। तो ये चीज़ ध्यान से सुनना भाई कि आपको NEP बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपका 10 मार्क्स का NEP एक मतलब बिल्कुल सेपरेट एक सेक्शन भी है। जब आप डोमेन नॉलेज में जाएंगे जो 30 मार्क्स का आने वाला है आपको टोटल, उसमें एक्सपीरियंशियल बेस्ड जो पैडागोजी है वो 20 मार्क्स की, और NEP आपकी जो है वो 10 मार्क्स की आपको आएगी। लेकिन आप देख रहे हो कि जनरल अवेयरनेस में भी उन्होंने जो है इस NEP के क्वेश्चन कितने सारे टच किए हैं। 10th क्वेश्चन का जैसे है कि 50% वोकेशनल एजुकेशन जो है वो हो जाएगी हायर एजुकेशन में। NEP 2020 के अनुसार वो किस ईयर में हो जाएगी, तो 2035 इसका आंसर था, 2035। अब आते हैं रीजनिंग एबिलिटी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन उन्होंने ब्लड रिलेशन से लिया हुआ है। आई बिलीव आपको बड़े आराम से ये पेपर मिल जाएगा। आप अड्डा 247 से डाउनलोड करें या कोई और साइट से डाउनलोड करें तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपको जनरल पेपर कैसा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद साइलोगिज्म से क्वेश्चन पूछा गया 12th वाला। 13th वाला आपका डायरेक्शन जो रहती हैं। उसके बाद 14th फिर से साइलोगिज्म है। 15th आपका जो है वो असर्शन रीजनिंग है। देन सिटिंग अरेंजमेंट आपको पढ़ के जाने हैं। रिडल्स जो है वो आपका आएगा। 17th आपको इन इक्वलिटी से पूछा गया है। 18th फिर आपका जो है मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जो रहते हैं हमारे, रिडल्स कहूँगा मैं इसको। तो 19 देखिए कुछ ऑलरेडी। फिर ब्लड रिलेशन से आ गया है। फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आई हुई है। देन 21st क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर आपका सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिकली, और ये जो मतलब आई होप आप ये सब तैयारी कर रहे होंगे। 22nd फिर से आपका जो है डायरेक्शनल वाला आया हुआ है। और 23rd फिर से सिटिंग अरेंजमेंट है। तो मतलब बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछेंगे, ये कोई बैंकिंग एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो मतलब जनरल ही चीज़ें रहने वाली हैं। जैसे हमारे टाइम पे जो रीजनिंग थी वो 20 मार्क्स की थी, और आपके टाइम पे जो रीजनिंग है वो 15 मार्क्स की हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस। हाँ, फिगर्स वाले क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है उनकी भी। और देखो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ हमारे टाइम पे 20 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, और उसमें मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो कभी कभी सेम टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो हमारे टाइम पे जो 10 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, आपके टाइम पे 15 आएंगे। तो बड़ा कोई हाई लेवल का नहीं पूछा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो भी हैं कोई बड़ा हाई फाई लेवल का नहीं पूछा गया है। मतलब जनरल जितना एक पढ़े लिखे इंसान को पता होना चाहिए उतना ही पूछा जाएगा, बड़ा एडवांस नहीं पूछा जाएगा। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की बारी। हमारे टाइम पे ये सिर्फ 10 मार्क्स का था। एक्चुअली हमारा एग्ज़ाम जो था वो जनरल और मेन सब्जेक्ट का एक ही साथ हो रहा था, तो इसलिए लिमिटेड क्वेश्चंस थे जनरल के। टॉपिक्स जो थे मतलब जो हमारे सेक्शंस थे जनरल के वो 4 थे, लेकिन उनके क्वेश्चंस जो थे वो लिमिटेड थे। जैसे आपके टाइम पे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड सेपरेटली उन्होंने 30 मार्क्स का पूछना है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का आएगा, और हमारे टाइम पे 10 मार्क्स का। तो आप जो पैडागोजी वो बड़े अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें तकरीबन सारे आंसर आपको सेम ही लगते हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अपनी वहाँ पे जो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इस पोजीशन में क्या करता, इस सिचुएशन में क्या करता, वो आंसर ज़्यादातर गलत होते हैं। तो आपको चीज़ें पढ़ के जानी है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मतलब 50 क्वेश्चन हमको जर्नल के आए थे।
ठीक है। अब 10 मार्क्स की हिंदी थी, 10 मार्क्स की इंग्लिश थी, वो सिर्फ क्वालिफाई करनी थी, वो लास्ट में है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है। सब्जेक्ट पे हम बाद में आएंगे, जब आप टियर 1 जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करना बेटर है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज थी उसके बारे में। तो ठीक है, इसके बाद जो है वो जनरल इंग्लिश जो है, जिसमें हमें जो थे 10 में से 4 मार्क्स लेने ही लेने थे, और सेम विद द केस ऑफ हिंदी। और अगर हम 4 नहीं ले पाते तो हमारा, अगर एक भी सब्जेक्ट में 4 नहीं आते हिंदी या इंग्लिश में से, तो हम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो आपके केस में अच्छी बात क्या है कि दोनों को मिलाकर आपने 40% स्कोर करना है, मतलब 20 में से आपको 8 मार्क्स लेने हैं। अब चाहे इंग्लिश में आप 10 ले लो और हिंदी में 0 ले रहे हो, तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये था जनरल इंग्लिश का। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि यार मेरे को इंग्लिश का लेवल ठीक ठीक लगा था, क्योंकि आप मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। जैसे ये 131 क्वेश्चन दिख रहा है, और आप देख सकते हैं आराम से ये जो सब पूछा गया है। और फिर हिंदी की बात करें तो ये 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो पेपर तो आपको कहीं से भी जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं आराम से। तो ये था हमारे टाइम का पेपर, जनरल पेपर। और जब आपका टियर 1 हो जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। तो आपके केस में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पेडागोजी का बहुत मतलब बहुत बड़ा पार्ट है उस जनरल पेपर में। अगर मैं सिंपल से बात करूं, टीचिंग एप्टीट्यूड ही आपका 30 मार्क्स का है, सेपरेट एक सेक्शन। उसके बाद फिर आपका जो डोमेन नॉलेज जिसको बोलते हैं। अच्छा, डोमेन नॉलेज बच्चे पूछते हैं क्या होता है। तो डोमेन नॉलेज होता है, जैसे आपने बीएड में जब आपकी टीचिंग रही होगी, तो आपने कुछ सब्जेक्ट जो है वो प्रेफर करे होंगे। जैसे मैथ साइंस मेरा था, तो जैसे मेरा मैथ और साइंस था। और आई होप आपने फॉर्म भरते टाइम बीएड का जब नीचे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं वहां पे वो मेंशन किया होगा। बट अगर नहीं भी करा है आपका, जैसे मैथ के लिए आपने अप्लाई करा, तो मैथ साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब बच्चे को पढ़ाते टाइम मैथ और साइंस को स्पेसिफिक अपने नज़र में रख के कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उनको इम्प्रूव किया जाता है। पैडागोजी आप समझते हैं जो भी होती है, बच्चे की साइकोलॉजी के साथ कैसे आपने डील करना है, लेकिन पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट्स में। तो डोमेन नॉलेज ये हुआ। अच्छा, उसमें भी आपका 20 मार्क्स का जो है वो एक्सपीरियंशियल जो भी है बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और फिर आपका 10 मार्क्स का एनईपी होगा। तो एनईपी में मतलब अच्छे से उसको पढ़ो आप। उसमें बहुत ही कुछ मतलब क्या होता है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो। तो उनको अच्छे से देखो आप, पिछले जो भी तो उन क्वेश्चंस को ना पर्टिकुलरली आप टारगेट करें। बहुत सारे एग्जाम्स हमारे कंट्री में होते रहते हैं टीचिंग के, जिसमें एनईपी को बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो वो क्वेश्चंस पेपर आप देखिए, वहाँ पे बार बार क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई बड़ा मतलब डीप जाके नहीं पूछा जाएगा, या कोई अननेसेसरी बड़ा ही मतलब होता ना कि यार ये इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ से, ये कहाँ कोई पढ़ पाता है इसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे। तो आप उसको एनईपी को बड़े अच्छे से पढ़ें। 10 मार्क्स बहुत होते हैं एक मतलब एग्जाम में। तो एनईपी का पूरा जो एक डॉक्यूमेंट है ना, उसको अच्छे से पढ़ें। हिंदी इंग्लिश देखो, फिर वही बात है कि ये सबसे आज आके सबसे इंपॉर्टेंट फिर हिंदी इंग्लिश हो जाती है, क्योंकि आपको ये क्वालिफाई करनी है। तो इनको भी आप अच्छे से टाइम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मतलब हिंदी की बात करूँ, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जो भी चीज़ें रहती हैं उनको अच्छे से पढ़ें। आपको कैसे भी करके 4 मार्क्स के ऊपर स्कोर लेके जाना है अपना। मतलब ओवरऑल मिला के 8 मार्क्स चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश में। तो आप कर सकते हैं आराम से। इस बार थोड़ा सा इजी है, मतलब मैं क्वालिफाइंग अगर इसकी बात करूं लैंग्वेजेस की, तो इजी है। वही बात करें टीजीटी वालों के लिए, तो टीजीटी वालों के लिए जो है वो थर्ड लैंग्वेज भी एक होगी। तो अगर आपने हिंदी ही रखी हुई है तो और अच्छी बात है, और अगर आपने कोई अपनी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें आप, ठीक है। क्योंकि फिर आपको तीनों में मिला के जो है वो कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 12 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। मतलब आपकी 3 लैंग्वेज हो जाएंगी, 30 में से आपको 12 मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। वो फिर चाहे आप दोनों में मिला के कर लें, तीसरे में चाहे 0 भी क्यों ना आ जाए, इट डजेंट मैटर। ओवरऑल यू शुड गेट 12 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो यही बस आपके साथ डिस्कस करना था। मैं आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और कोई अननेसेसरी चीज़ बताने की कोशिश नहीं करूँगा, या आपको डराऊँगा, या आपको बोलूँगा कि भाई ऐसा करो वैसा करो। आप जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट जो है वो देते रहो। अब ऐसा कर लो कि दिन में ना एक मॉक टेस्ट पक्का दो, ठीक है। पूरा दिन पढ़ने के बाद
सपोज रात के 10 बजे आपने मॉक टेस्ट लगाया 2 घंटे का, तो वो उससे क्या होगा ना, आपकी जो सबकॉन्शियस में है ना, सबकॉन्शियस माइंड में ना एक एग्जाम प्रैक्टिस जाएगी। तो एक एग्जाम वाला जो एटमॉस्फेयर है ना, वो इस दिमाग में उसकी हैबिट पड़ेगी। फिर आप एक्चुअली जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप नर्वसनेस जो है वो थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको काम होके और मतलब होता है ना, दिमाग ठंडा रख के चीज़ें करनी होती है। बहुत बार आप लोग सब एग्जाम देते होंगे, बहुत बार हम सिली क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स करके आते हैं और फिर जो है रिग्रेट होता है। तो आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से पूरा दिन पढ़ने के बाद रात को एक मॉक पक्का दें। ऐसा मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए ये वर्क करता था। ठीक है, मैं अभी भी ऐसा करता हूँ, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं ये करता रहता हूँ। एक दिन नहीं तो 2 दिन में तो एक मॉक पक्का दें आप। अभी भी आपके पास 8 से 9 दिन है मेरे ख्याल से। 14 नेक्स्ट संडे है, तो 8 से 9 दिन आपके पास हैं। तो पूरे जी जान से मेहनत करें और होपफुली सब अच्छा होगा, और अच्छा ही होना चाहिए। अगर आपने मेहनत करी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसका फ्रूट ना मिले। तो मेरी तरफ से आप सबको तहे दिल से ऑल द बेस्ट, और अच्छे से मेहनत करें। मैं फिर कोशिश करूंगा कि अभी जो बचे हुए दिन है उनमें कुछ अगर मेरे पास कुछ बताने लायक होगा तो मैं एक और नई वीडियो लेके आऊंगा। तब तक आप अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू सो मच।